गुड इवनिंग। वी आर लाइव। विक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक 4 या 5 दिन के डिले के बाद वापस आए हैं। द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस होता है इस टाइम पर। आज का टॉपिक भी इसी चीज से रिलेटेड है। जो करंट आपका द हिंदू का एडिटोरियल है उस पर। आज का एडिटोरियल महिलाओं के जो अधिकार हैं पैतृक संपत्ति में उसको लेकर है। सामान्य तौर पे जैसे हम किसी भी आर्टिकल की शुरुआत करते हैं, आज भी वैसे ही शुरुआत होनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा आज का आर्टिकल है उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या हैं। एक नया फीचर आज मैंने इसमें ऐड किया है, वो ये है कि हम कुछ टेक्निकल टर्म्स आती हैं जो शब्दों के समूह के रूप में होती हैं। जैसे लीगल पार्लेंस में किसी लैंग्वेज को किसी एक पर्टिकुलर टर्म को क्या कहते हैं, या आप साइंटिफिक पार्लेंस में उस टर्म को क्या कहते हैं, उसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है। ऐसी कुछ टर्म्स होती हैं इंपॉर्टेंट, वो टर्म्स भी हम लोग लेकर आए हैं। वही है, पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे, कोई इडियम्स एंड फ्रेजेस, कोई टर्म्स वगैरह आई हैं। देन वी रीड द आर्टिकल और एट द एंड ऑफ द आर्टिकल वी समराइज इट। आर्टिकल के अंत में उसको हम समराइज भी कर देते हैं, उसकी समरी हम लोग डाल देते हैं कि ये बातें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं। आर्टिकल को पढ़ने से पहले एक बार वर्ड्स को देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी वर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट वो एग्जाम्स में अक्सर आ जाते हैं। ये आपके सामने कुछ वर्ड हैं जो आज के आर्टिकल में अपीयर हुए हैं, इनको एक बार हम देख लेते हैं। पहला जो वर्ड आया है दैट इज सक्सेशन। सक्सेशन का अर्थ होता है एक के बाद दूसरा, पहले वाले की जगह लेता हुआ चलता है। जगह फिक्स है, एक के बाद दूसरा उसकी जगह ले लेता है, पहले वाला वहां से हट जाता है, तो इसको हम सक्सेशन कहते हैं। तो ये सक्सेशन क्या आता है, उत्तराधिकार के अर्थों में भी आता है। इसको उत्तराधिकार के अर्थों में भी हम प्रयोग कर लेते हैं, तो उसको हम सक्सेशन कहते हैं। एक्शन और प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस अ टाइटल। इनहेरिटिंग अ टाइटल, इनहेरिट का मतलब होता है आपको वसीयत में कोई चीज़ मिलती है, तो एक्शन है और प्रोसेस है एक टाइटल को आपको इनहेरिटेंस में मिलने का, वसीयत में मिलने का, प्रॉपर्टी में मिलने का, ऑफिस में मिलने का। और पीपल और थिंग फॉलोइंग वन आफ्टर द अदर, वस्तुएं चीज़ें जो एक के बाद दूसरी आती रहती हैं, तो सक्सेशन होता है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार, एक के बाद जो दूसरे का अधिकार होता है उसको उत्तराधिकार कहते हैं। को पार्सनरी लीगल टर्म है। को पार्सनरी का अर्थ होता है जॉइंट एयरशिप। जॉइंट एयरशिप का मतलब होता है साझा उत्तराधिकार। साझा उत्तराधिकार। खासकर ये वर्ड आपको जब आप हिंदुओं के लिए जो आप जॉइंट वेंचर का या आप हिंदू फैमिली एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है ये आपका को पार्सनरी। को पार्सनरी राइट्स होते हैं, ये टर्म होती है को पार्सनरी से संबंधित आपके जो अधिकार हैं। तो हिंदी में अगर हम इसको कहें तो साझा उत्तराधिकार का हक, साझा उत्तराधिकार का हक भी इसे कहते हैं। का अधिकार या हक, आप दोनों टर्म्स का प्रयोग कर सकते हैं। आप उर्दू का शब्द हक भी लिख सकते हैं और आप हिंदी का शब्द अधिकार भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो को पार्सनरी राइट्स वो होते हैं जो आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो अधिकार होते हैं उसके तहत आपको इनहेरिटेंस के जो अधिकार मिलते हैं उससे संबंधित टर्म है को पार्सनरी राइट्स।
उसके बाद अगला आपका जो वर्ड आता है वो आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट का अर्थ वैसे तो फर्क करना होता है, क्रिमिन रूट से आया है, क्रिमिन अपराध से संबंधित शब्दों के लिए आता है, बट फिर भी हैविंग सेड दैट, डिस्क्रिमिनेटरी वो होता है जिसमें आपके खिलाफ कोई भेदभाव किया गया हो, फर्क किया गया हो। तो डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट कई बार वर्ड आता है। डिस्क्रिमिनेशन का होता है अनजस्ट एंड प्रेजुडिशियल ट्रीटमेंट, आपके साथ कोई ना कोई अन्यायपूर्ण या पूर्वाग्रह से ग्रसित आपके साथ कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन या इसके तहत आपके ऊपर कोई ना कोई आपके हक के ऊपर कोई एनक्रोचमेंट हुआ है, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में हम कहेंगे भेदभाव। भेदभावपूर्ण जो रवैया होता है उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अगला वर्ड आता है अनॉमली। अनॉमली होती है जो नॉर्मल से, जैसे नॉर्म से हटके कोई चीज आ गई हो, नॉर्मल से हटके आ गई, उसको अनॉमली कहते हैं। तो अनॉमली जो शब्द है दैट इज फॉर गड़बड़ी आ जाती है बीच में, त्रुटि या कोई गड़बड़ी होती है, उसको हम कहते हैं अनॉमली। समथिंग दैट डिविएट्स, भटकती है, फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड है उससे, नॉर्मल है उससे और एक्सपेक्टेड है उससे। तो कोई भी चीज़ जो नॉर्मल नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल है, उससे हटके कोई चीज़ हो, उसको हम कहते हैं अनॉमली। तो ये त्रुटि होती है, गड़बड़ी होती है। अगला वर्ड है अक्रू। अक्रू ऑफ अ बेनिफिट और सम ऑफ मनी, अक्सर पैसे के लिए या कोई आपको लाभ मिल रहा है उससे संबंधित शब्द होता है। टू बी रिसीव्ड बाय समवन इन रेगुलर और इंक्रीजिंग अमाउंट ओवर ए टाइम। तो अक्रू होता है प्राप्त होना या हासिल होने के लिए आता है, या हिस्से में आना, हिस्से में आना, अक्रू होना होता है। और उसके बाद जो अगला वर्ड आता है वो आता है कन्फर। कन्फर का मतलब टू ग्रांट, टू गिव, टू बिक्विथ समथिंग। एक टाइटल आपको दिया जाता है या डिग्री दी जाती है। जैसे आप कई बार पढ़ते हैं ना कि फला 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 व्यक्ति को सम्मानपूर्वक पीएचडी की डिग्री दी गई। कोई आदमी जिसने अपने फील्ड में बेहतरीन काम किया हो, उन पे ऑनरेरी डिग्रीज उनको क्या है ग्रांट की जाती हैं, कन्फर की जाती है। तो उसके लिए जब भी किसी को ऑनरेरी डिग्री मिली हो सम्मान के तौर पे, तो उस पर कन्फर वर्ड का प्रयोग हम करते हैं। ग्रांट है, टाइटल है, बेनिफिट और राइट है। और हैव अ डिस्कशन। अच्छा, कन्फर का मतलब डिस्कशन करना भी होता है दूसरे अर्थों में। इसी से वर्ड बना है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस शब्द इसी से बना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कॉन्फ्रेंस शब्द इसी से निकला हुआ शब्द है। डिस्कशन करना, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस है, आप अपने ओपिनियन किसी के साथ शेयर करते हैं। अगला वर्ड है टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट बेसिकली अर्थ होता है आपका, अगर हम हिंदी में कहें तो टेस्टामेंट हक होता है आपकी वसीयत जो आपको मिलती है। तो टेस्टामेंट वसीयत भी होता है। रिलेटिंग टू और बिक्वीथ और अपॉइंटेड थ्रू अ विल, विल के थ्रू जो आपको मिला वो भी टेस्टामेंट होता है। मतलब कहीं ना कहीं आपका अधिकार, आपका हक कह सकते हैं। तो टेस्टामेंट होता है आपका हक, नोट हका, इट इज हक या अधिकार, जो भी आपको टेस्टामेंट है। तो अब वैसे तो बेसिकली टेस्टामेंट शब्द जो है बाइबल के में भी यूज होता है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। बाइबल में भी ये दोनों शब्द आपको दिखाई देते हैं। मतलब जो भी ईश्वर ने आपको प्रदान किया है अपनी तरफ से एज अ वसीयत, एज अ ह्यूमन बीइंग, तो टेस्टामेंट में शायद उसका कोई लेखा जोखा है। डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन दो चीजें होती हैं। एक तो आपकी प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी कह लीजिए, इंक्लिनेशन कह लीजिए। अ पर्सन्स इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ माइंड और एंड कैरेक्टर, किसी भी व्यक्ति के चरित्र के से संबंधित जो उसके गुण होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजिशन। तो डिस्पोजिशन इज बेसिकली एक तो आपका आचरण होता है, व्यक्ति का व्यवहार भी कह सकते हैं, प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, हाय विधि। और दूसरा अरेंजमेंट भी होता है डिस्पोजिशन का अर्थ। तो टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन जो है आपका वसीयत का
जो अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, कि आपकी वसीयत में क्या क्या अरेंजमेंट हुए और आपको उसके बदले में क्या क्या मिलेगा। तो टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन जो है वो आपका हक का अरेंजमेंट होता है, या मैं कहूँ तो अरेंजमेंट को हम कहते हैं हिंदी में बेसिकली, अभी वर्ड मेरे दिमाग में क्रॉस नहीं कर रहा, व्यवस्था। हक की जो व्यवस्था होती है आपकी, उसको हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट कहते हैं। तो टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन वो होती है जो आपको टेस्टामेंट के तौर पे कोई डिस्पोजिशन मिला है, कोई अरेंजमेंट मिला है कि आप इस व्यवस्था में इस तरह के आपके आपके हक में यही चीज़ें आएंगी, उसको टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन कहते हैं। जनरली क्या होता है, हमारे जो गुण होते हैं बायोलॉजिकल, वो भी हमें एज ए टेस्टामेंट, एज मतलब बिक्वेथ ही करती है पहली पीढ़ी अगली पीढ़ी को, अगर देखा जाए तो वो भी एक बायोलॉजिकल व्यवस्था के तहत हमें वो गुण मिलते हैं पेरेंट्स से, बट ये लीगल टर्म में आता है टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। उसके बाद अगला जो आपका वर्ड आता है वो आता है क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज तो पहला तो क्या होता है, कोई भी लिक्विड जो है वो कूल ऑफ होके क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेता है, जैसे ग्लास के क्रिस्टल हुए या शुगर के क्रिस्टल्स हुए, है ना। तो वो क्रिस्टल जो बन जाते हैं किसी भी पदार्थ के, उस प्रक्रिया को हम क्रिस्टलाइज होना कहते हैं। लेकिन याद रखिए दूसरा, अगर इसका फिगरेटिव सेंस अगर हम देखते हैं तो कोई चीज़ अगर कूल ऑफ होके क्रिस्टल के तौर पे, मतलब ट्रांसपेरेंट भी होती है, उससे आर पार भी आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत सी हो जाती है वो चीज़। तो किसी भी चीज़ का क्या स्पष्ट होने के तौर पे भी क्रिस्टलाइज का हम प्रयोग करते हैं। क्रिस्टल का बनना या स्पष्ट होना, दोनों के तौर पे ही ये अर्थ प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ की में स्पष्टता आना या किसी चीज़ का स्पष्ट होकर आपके सामने आना, तो उसको हम क्रिस्टलाइज कहते हैं। अगला वर्ड है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट एक व्यवहार का तरीका होता है जिसमें आदमी के ना कोई शर्म है ना कोई लिहाज है, खुल्लम खुल्ला, कॉन्स्पिक्वसली या ऑब्वियसली ऑफेंसिव, स्पष्ट रूप से बुरा लगने वाला होता है, खुल्लम खुल्ला होता है। इस व्यवहार में स्ट्रेंज सी ब्रेजननेस होती है जिसमें आपको मतलब बेहुदापन, जिसमें कोई लिहाज नहीं हो, ना बड़े का ना छोटे का, उसको हम फ्लैग्रेंट एटीट्यूड कहते हैं। फ्लैग दृष्टिकोण होता है, रवैया होता है। तो ये आपका जो फ्लैग्रेंट रवैया है उसके लिए ये वर्ड आता है। उसके बाद अगला जो वर्ड आता है इसमें फ्लैग्रेंट के बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेज आ जाते हैं। आज का जो आपका पहला ईडियम है वो है कम इनटू इफेक्ट और फोर्स, फ्रेजल वर्ब है रादर। तो कोई भी चीज़ प्रभाव में आती है या फोर्स में आती है, इसका मतलब ये अप्लाई होना शुरू हो गई है, क्रियान्वयन शुरू होना, क्रियान्वयन शुरू होना, एप्लीकेशन शुरू होना किसी चीज का, एग्जीक्यूशन शुरू होना, कोई चीज लागू होना शुरू हो गई है। ये वर्ड अक्सर तब प्रयोग होता है जब कोई लॉ की बात आती है, कोई नियम की बात आती है कि ये लॉ या जो नियम है ये इस डेट से कम इनटू फोर्स या कम इनटू इफेक्ट, मतलब इस पर्टिकुलर डे से, ये टाइम से ये लागू हो गया है। डू अवे विद, ये ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिसमें आपका डू अवे विद दो एडवर्ब, एक एडवर्ब एक प्रीपोजिशन ये कह सकते हैं, या पहला तो ऑब्वियसली एडवर्ब ही होगा, इसमें विद प्रीपोजिशन होगा। तो इस तरीके के जो पार्टिकल्स आते हैं, एडवर्ब पार्टिकल्स प्लस प्रीपोजिशन आते हैं, ये ऐसे फ्रेजल वर्ब रेयर है इंग्लिश में, कोई 2 4 5 6 ही होंगे, 10 होंगे मैक्सिमम नंबर में। तो ये जिसमें दो एडवर्ब पार्टिकल्स या प्रीपोजिशंस का प्रयोग हुआ है, डू अवे विद। तो डू अवे विद का मतलब होता है किसी भी चीज़ से पीछा छुड़ाना, अलग होना या उसको दूर कर देना। गेट रिड ऑफ समथिंग और स्टॉप यूजिंग समथिंग, किसी चीज़ का प्रयोग बंद कर देना। तो प्रयोग बंद करना होता है या पीछा छुड़ाना होता है, या पीछा आप छुड़ा लेते हैं, पीछा छुड़ाना होता है आपका डू अवे विद। तो किसी भी चीज से डू अवे विद करते हैं आप, उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। उसके बाद अगला जो आपका आता है, ये आर्टिकल का टाइटल आता है, सेंट्रल आइडिया आता है, इसको हम रीड आउट करना शुरू करेंगे। और रीड आउट करके एंड में, मैंने पहले ही बोला था समरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप एंड तक देखें और समरी को एंजॉय करें, क्योंकि समराइज द हिंदू की जो लैंग्वेज होती है थोड़ी स्टैंडर्ड आती है, तो जो नया स्टूडेंट देख रहा होता है उसको थोड़ी शुरुआत में बिगिनिंग में पकड़ में नहीं आती।
तो इसको पढ़कर अगर आप समरी देखते हैं एंड में, तो आपके लिए बड़ी सहूलियत हो जाती है, आसान हो जाता है आपके लिए। राइट बाय बर्थ, जन्म सिद्ध अधिकार है ये। राइट बाय बर्थ होता है जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म से जो अधिकार होता है उसको राइट बाय बर्थ कहते हैं। ऑन डॉटर्स, पुत्रियों पे, एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदुओं का जो उत्तराधिकार का कानून है उससे संबंधित कोई बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन को-पार्सेनरी राइट्स, को-पार्सेनरी राइट्स मैंने पहले भी बोला था, जॉइंट एयरशिप, साझा उत्तराधिकार संबंध, साझा उत्तराधिकार का जो हक है ऑफ विमेन, महिलाओं का, इज इन लाइन विद पहले भी आ चुका है, वो होता है सिमिलर टू द एम ऑफ एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। जो एम है, उद्देश्य एंड करने का, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यहाँ पे होता है भेदभाव। तो ये जो भेदभाव करने का जो उद्देश्य है उसके अनुसार ही है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है को-पार्सेनरी राइट्स पे, साझा उत्तराधिकार के हक पे, और वो हमारे यहाँ पे जेंडर के आधार पे उत्तराधिकार के कानूनों में जो बच्चियों के साथ या बेटियों के साथ जो भेदभाव होता है उसको खत्म करने की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार ही है। द लेटेस्ट डिसीजन, हालिया निर्णय है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का ऑन द राइट, अधिकार पे, ऑफ हिंदू डॉटर्स, हिंदू पुत्रियों का, टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, आपके एंसेस्टर से जो आपको मिलती है उस पे है, या पूर्वजों की संपत्ति की बात कह सकते हैं हम हिंदी में। करेक्ट्स एन ऑब्वियस अनॉमली, एक स्पष्ट रूप से दिखती हुई खामी या त्रुटि को दूर करता है। इन द इंटरप्रिटेशन में, या आप कहें व्याख्या, इंटरप्रिटेशन होती है व्याख्या, ऑफ क्रूशियल 2005 अमेंडमेंट, 2005 में एक बहुत ही अहम, क्रूशियल वर्ड 2-3 बार पहले भी आ चुका है, पुराने वीडियोस में आपको मिल जाएगा। 2005 अमेंडमेंट, 2005 में एक सुधार हुआ था, संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट संशोधन होता है, टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो एक इंटरप्रिटेशन जो है 2005 में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक संशोधन हुआ था उसमें एक त्रुटि थी, उसको दूर करता है ये वाला जो एक्ट आया है, ये जो डिसीजन आया है। द वर्डिक्ट, निर्णय जो है, सेटल्स द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सेटल करता है, वेदर द को-पार्सेनरी राइट, कि जो साझा उत्तराधिकार का हक है ऑफ डॉटर्स, बेटियों का, कम्स इनटू इफेक्ट ओनली इफ द फादर, केवल उसी शर्त पर आता है जब फादर, थ्रू होम, जिनके थ्रू दे क्लेम द राइट वॉज अलाइव, जिनके थ्रू जब वो जिंदा थे तभी वो अधिकार उनका होता है, ऑन द डे द अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स, और ये तब से लागू है जब से ये अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, 2005 में। तो ये कहना चाह रहा है कि ये वर्डिक्ट उस सवाल को सेटल करता है, यानी उसको, उस सवाल को पूर्ण करता है, उसका उत्तर देता है, जिसमें ये माना गया है कि पिता, जिससे ये हक बेटियों को मिलता है, वो ये जब अधिकार अस्तित्व में आया 2005 में तब वो जिंदा हो, यानी कि उससे पहले जो भी पुत्रियों के पिता चले गए इस दुनिया से उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसे लोग मान के चल रहे थे। क्योंकि ज़्यादातर कानूनों में क्या होता है, कानून रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होते। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जो आज कानून बना है वो आज के समय से आगे लागू होगा। पहले जो हुआ, जो पहले जो परिस्थितियां बनी या पहले जो लिटिगेशंस चल रहे हैं पहले से, आज की तारीख से उन पे वो कानून लागू नहीं होता। तो कई बार कानून ऐसे सरकारों को बनाने पड़ते हैं जो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होते हैं, यानी कि ऐसे कानून जो बने तो आज हैं लेकिन जिस दिन से संविधान लागू हुआ या पहली बार कोई कानून आया उससे संबंधित, उस दिन से वो नियम लागू होगा। ऐसे दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, बट सामान्यतः व्यवस्था यही होती है कि कोई कानून अगर आज अस्तित्व में आया है तो आज के बाद ही लागू होगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसमें एक सवाल था
कि जो कोपार्सनरी का अधिकार है उन बेटियों को जब उनके पिता अलाइव थे 2005 में उन्हीं को मिलेगा। उससे पहले अगर किसी के पिता चले गए या 2005 के समय उनके पिता अलाइव नहीं थे, उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ कानून का लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, ऐसी व्याख्या कर रहे थे। द एपेक्स कोर्ट हैज नाउ कैटेगोरिकली रूल्ड, स्पष्ट रूप से, कैटेगोरिकली का मतलब क्लियरली होता है, स्पष्ट रूप से ये उन्होंने रूलिंग दी है दैट द डॉटर्स राइट फ्लोज फ्रॉम देयर बर्थ, कि पुत्रियों का अधिकार जो है वो जन्म से आता है, नॉट बाय एनी अदर फैक्टर, किसी अन्य फैक्टर से नहीं। जैसे पुत्रों का अधिकार जन्म से आता है, वैसे पुत्रियों का अधिकार भी जन्म से आता है, और कोई इसका कोई दूसरा नियम नहीं है। सच एज द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर फादर्स, उनके पिता उपस्थित है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, उनका अधिकार जन्म से है। जिस घर में उन्होंने जन्म लिया उस घर में उसका अधिकार है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट हैज रिजेक्टेड द कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन, इन्होंने कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट कर दिया है। जो कॉमन, जो सामान्य, जो आम, जो गलत व्याख्या है, दैट ओनली डॉटर्स ऑफ को पार्टनर्स, पुत्रियां जिन पे जो को पार्टनर्स हैं, जिनका आपस में जॉइंट एयरशिप है या साझा उत्तराधिकार है, हु वर अलाइव, वो तब जिंदा थे, ऑन द डे, उस दिन को, कुड गेट एन इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी, इक्वल शेयर प्रॉपर्टी में उनको मिल सकता है। तो पहले एक ऐसा इसकी गलत व्याख्या की जा रही थी कि प्रॉपर्टी में अधिकार जन्म के आधार पे होता है, तो उस क्वेश्चन को अब करेक्ट करता है। तो ये कह रहा है कि जो मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा था कि ये अधिकार तभी मिलता है जब को पार्टनर अलाइव थे, यानी पिताजी अलाइव थे, उस समय से मिलता है। ये जो गलत व्याख्या थी इसको करेक्ट किया है। द कोर्ट हैज राइटली, एक्चुअली क्या है, पहले सेंटेंस में जो कही गई है उसी बात को ही दोबारा उन्होंने रिपीट किया है। द कोर्ट हैज राइटली रिकग्नाइज्ड, कोर्ट ने सही तरीके से इस चीज को माना है, रिकग्नाइज किया है, दैट द अमेंडमेंट, जो संशोधन है, कन्फर्ड इक्वल स्टेटस, ये बराबर का स्टेटस देता है एज को पार्टनर के तौर पे, साझा उत्तराधिकारी के तौर पे, ऑन डॉटर्स, पुत्रियों को, इन हिंदू फैमिलीज विच आर गवर्नड बाय मिताक्षरा लॉ, जैसे जो मिताक्षरा लॉ के तहत गवर्न होते हैं। तो हिंदू फैमिलीज के जो लॉज है वो मिताक्षरा कानूनों के तहत गवर्न होते हैं। एंड दिस राइट एक्रूड बाय बर्थ, और ये अधिकार जो है ये मिलता है किसके द्वारा, तो एक्रू का मतलब मिलना होता है, तो ये मिलता है बाय बर्थ, जन्म से। द चेंज केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 9, 2005, ये जो बदलाव है ये 9 सितंबर 2005 से प्रभाव में आया है, बट विद अ प्रोविजन, एक प्रोविजन के साथ साथ, दैट द पार्टीशंस एंड द टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, आया था ना टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, जो वसीयत से संबंधित व्यवस्था या अरेंजमेंट है, दैट हैड टेकन प्लेस प्रायर टू दिसंबर 2004, 2 दिसंबर 2004 से पहले, द डेट ऑन विच द अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, उस दिन को जब ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, विल रिमेन वैलिड, वो उस डेट से पहले भी वैलिड रहेगा, एंड अनअफेक्टेड बाय द चेंज, और इस पे बदलाव का कोई प्रभाव नहीं होगा। दिस लेड टू द इंटरप्रिटेशन, ओके, राज्यसभा में प्रोविजन आया था 2004 में अमेंडमेंट बिल पे, तो उस प्रोविजन के आधार पे ये मिस इंटरप्रेट कर रहे थे उसको। दिस लेड टू द इंटरप्रिटेशन दैट डॉटर्स को पार्सनरी राइट्स बीइंग प्रोस्पेक्टिव, कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होंगे, प्रोस्पेक्टिव होंगे, आज से आगे लागू होंगे। दिस लेड टू द इंटरप्रिटेशन, इससे ये इंटरप्रिटेशन निकल के आया कि बेटियों के साझा उत्तराधिकार के अधिकार बीइंग प्रोस्पेक्टिव, ये आगे लागू होंगे इस डेट से, वुड नॉट कम इनटू इफेक्ट अनलेस बोथ को पार्टनर फादर एंड हिज डॉटर वर अलाइव ऑन सितंबर 9, 2005। तो लोगों ने ये इंटरप्रेट किया कि को पार्टनर है और जो डॉटर और फादर दोनों अलाइव हों 2005 से, सितंबर 9 से, तभी ये लागू होगा।
द पोजीशन वाज क्रिस्टलाइज्ड इन 2015, और ये स्थिति जो है स्पष्ट कब हुई? 2015 में जजमेंट आया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का इन प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलवती। दिस जजमेंट नाउ स्टैंड्स ओवररूल्ड। और ये जजमेंट आया था 2015 में प्रकाश एंड अदर्स एंड फूलवती में, सुप्रीम कोर्ट में। और इस जो जजमेंट है, और ये वाला जो जजमेंट है, नाउ स्टैंड्स ओवररूल्ड, ये ओवररूल कर दिया गया है, मतलब ये जजमेंट अब वैलिड नहीं है। द कोर्ट्स रीजनिंग इज अनएक्सेप्शनल। कोर्ट की जो रीजनिंग है वो अनएक्सेप्शनल है, तर्क जो है वो अनएक्सेप्शनल है। फर्स्ट, इट लोकेट्स द ओरिजिन ऑफ द कोपार्सनरी राइट इन वंस बर्थ। तो पहली चीज तो ये कहता है कि जो कोपार्सनरी अधिकार है उसका जो ओरिजिन है, उसकी जो उत्पत्ति है वो जन्म से है। सेकेंड, इट फाइंड्स दैट देयर इज नो नेसेसिटी फॉर अ प्रेडिसेसर co-partner to be alive for one acquires that status। को-पार्सनरी राइट का या को-पार्सनर का राइट या को-पार्सनर के तौर पे अधिकार होने का जो स्टेटस है, ये तभी मिलेगा कि उस समय का जो को-पार्सनर है वो जिंदा हो। ये भी जरूरी नहीं है, वो जिंदा हो चाहे चले गए हों, अधिकार रहेगा। As what is relevant is birth within the degree of succession to which it extends। इसका मतलब है कि अब इसमें relevant क्या है, वो ये है कि जन्म है वो मायने रखता है द डिग्री ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन की डिग्री में, विच इट एक्सटेंड्स, जो ये प्रदान करता है। तो ये कहना चाह रहा है कि जन्म के आधार पे सक्सेशन तय होगा, ना कि को पार्टनर के जिंदा होने या मुर्दा होने से। इन दैट सेंस, इस सेंस में द लेजिस्लेशन इवन दो इट कम्स इनटू इफेक्ट एज अ प्रिस्क्राइब्ड डेट, इस सेंस में लेजिस्लेशन हालांकि ये प्रिस्क्राइब्ड डेट से इफेक्ट में आता है, इज रेट्रोएक्टिव। ये रेट्रोस्पेक्टिव भी कह सकते हो, रेट्रोएक्टिव भी कह सकते हो। तो अगर बर्थ से आपने मान लिया तो बर्थ तो निश्चित तौर पे पहले भी हुए हैं। तो इस सेंस में अगर देखा जाए कि अगर व्यवस्था ये दे दी कि ये रेट्रोएक्टिव होगा, व्यवस्था ये दे दी कि जन्म से माना जाएगा को पार्टनर का अधिकार, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कानून रेट्रोएक्टिव हो गया। मतलब जिस दिन को ये अमेंडमेंट आया था उस दिन से लागू हो गया। अब उसमें भले को पार्टनर जिंदा हैं, नहीं हैं, थे, नहीं थे, वो मैटर नहीं करता, बाय बर्थ हो गया। इन इट्स एप्लीकेशन, लागू होने में, एज इट इज लिंक्ड टू बर्थ, चूंकि ये बर्थ से लिंक कर दिया गया है, एन एंटीसीडेंट इवेंट, ये क्या है, अग्रज या पूर्वज घटना हो गई है। इट ऑल्सो अंडरस्कोर्स दैट लेजिस्लेशन मेक्स इट क्लियर, ये इस बात पर भी जोर देता है कि ये जो लेजिस्लेशन है, ये कानून है, इस चीज को स्पष्ट करता है, द डॉटर्स राइट्स, बेटियों के अधिकारों को, आर द सेम एज दैट ऑफ सन, कि वैसे अधिकार होंगे जैसे बेटों के होंगे। एंड एज इफ शी हैड बीन सन एट द टाइम ऑफ द बर्थ, और वैसे ही माना जाएगा कि जैसे वो पुत्र ही है जन्म से, पुत्र के बराबर है जन्म से, ये माना जाएगा। द को पार्सनरी स्टेटस गिवन टू डॉटर्स, जो को पार्सनरी का स्टेटस दिया गया है बेटियों को, हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ रिफॉर्म इन मैनी स्टेट्स, काफ़ी राज्यों में ये सब्जेक्ट ऑफ रिफॉर्म रहा है, सुधारों का एक सब्जेक्ट रहा है, पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया, खासकर दक्षिण भारत में, लॉन्ग बिफोर द यूपीए रेजिम ब्रॉट इट इन द अमेंडमेंट फॉर द होल कंट्री। यूपीए जो सरकार है इस संशोधन को लेकर आई, उससे पहले साउथ के राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में ये बहुत पहले से ये सुधार किए जा रहे थे और लागू किए जा रहे थे। केरला हैड इंट्रोड्यूस्ड लेजिस्लेशन इन 1975, केरला ने ये जो कानून है इसको इंट्रोड्यूस किया था 1975 में। आंध्र प्रदेश इन 1986, आंध्र प्रदेश में 1986 में, तमिलनाडु इन 1989, 1989 में तमिलनाडु ने किया, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इन 1994, महाराष्ट्र और कर्नाटका ने इसको 1994 में इसको लेकर आए। द लेजिस्लेटिव एम, जो संवैधानिक या
कानूनी जो उद्देश्य है जो कानून का उद्देश्य ये था कि अ फ्लैग्रेंट डिस्क्रिमिनेशन, खुल्लम खुला जो भेदभाव बिटवीन सन्स एंड डॉटर्स, बेटे और बेटियों के बीच, इन एंटाइटलमेंट अधिकारों में, टू एन इक्वल शेयर इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, साझा उत्तराधिकार की जो प्रॉपर्टी है उसमें इक्वल शेयर के संबंध में, दैट इज प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर शुड बी डन अवे विद, कि जो पिता से, उनके पिता से और दादा से, परदादा से जो कोपार्सनरी का जो अनइक्वल एंटाइटलमेंट था बेटे बेटियों में, उसको डू अवे विद किया जाना चाहिए, इसको हटाया जाना चाहिए। इट इज इंडीड वेलकम, ये वास्तव में स्वागत योग्य कदम है, दैट द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज सॉट टू गिव फुल इफेक्ट टू दिस इंटेंट, पूर्ण प्रभाव दिया इस इरादे को, बाय सेटिंग एट रेस्ट डाउट्स अराइजिंग फ्रॉम वेरिंग इंटरप्रिटेशंस, और जो भी संदेह थे उनको रेस्ट कर दिया है, मतलब उनको समाप्त कर दिया है। फ्रॉम वेरिंग का मतलब अलग अलग तरह के जो इंटरप्रिटेशन आ रहे थे, व्याख्याएं आ रही थी उनसे। तो ये जो डिसीजन है ये तमाम तरह की व्याख्याओं को रेस्ट करता है, यानी अब सारी की सारी व्याख्याएं जन्म के आधार पे हैं, कोई दूसरी कोई व्याख्या नहीं होगी। तो ये आपका एक आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल की समरी मैं आपको बता देता हूं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 में आया था, उसमें एक संशोधन आया 2005 में। उस 2005 में जो संशोधन आया उसके आधार पे कुछ लोग इस कानून को ऐसे इंटरप्रेट करने लग गए कि बेटियों का जो कोपार्सनरी राइट होता है वो राइट तभी लागू होगा जिस दिन ये कानून आया था उस दिन कोपार्सनर यानी उनके पिताजी जिंदा हों। ये एक स्थिति बनी, यानी कि 2005 में जिस दिन ये कानून आया और उसके बाद ये कानून तभी बेटियों को हक देता है जब उनके पिताजी, जो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं, जिनकी ये लीगल हेयर हैं, उन पे कोपार्सनरी राइट तभी मिलेंगे जब वो अस्तित्व में हों। अगर वो चले गए हैं तो बेटियों को अधिकार नहीं मिलेगा। तो इसके संबंध में अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशंस किए जा रहे थे। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो ये कह रहा है जो कोपार्सनरी राइट्स हैं बेटियों के, वो जन्म से होंगे, ना कि किसी कोपार्सनर के जिंदा होने से, नहीं होने से, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी संशोधन आया था उसकी जो भी व्याख्याएं हो रही थी गलत, उनको रेस्ट कर दिया है। अब एक ही बात को, चूंकि मुझे लग रहा है इनके पास अब की बार लिखने कोई ज़्यादा स्टफ नहीं था, एक केस का ज़रूर उन्होंने जिक्र किया है जिस केस में एक ये मिस इंटरप्रिटेशन हो गया था कि पिता के जिंदा होने पे ही प्रॉपर्टी मिलेगी बेटियों को। तो उस मामले में अभी जो नया रूलिंग आई है वो तमाम तरह की जो मिस इंटरप्रिटेशन है उनको रेस्ट करता है। अब एक ही व्याख्या रहेगी कि ये अधिकार बायोलॉजिकल है, बाय बर्थ है, और ये पिता के होने, उपस्थित होने, ना होने से फ्लो नहीं करके बर्थ से फ्लो करेगा। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि बेटे बेटियों में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। इंडिया ट्रेडिशनली पेट्रियार्कियल सोसाइटी है जिसमें व्यवस्था ऐसी थी कि जो पहले चूँकि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ होती थी, और चूँकि मैं भी एक कृषक परिवार से आता हूँ, तो जो व्यवस्था थी वो ऐसे थी कि ज़मीन जो है वो एक जगह रहे। तो इसमें ये होता था पहले अरेंजमेंट, और आज भी है सोशली, तो ये आज भी है, इसको हक त्याग कहते हैं, जहाँ पे बेटियाँ अपने ब्रदर्स के फेवर में अपने राइट्स को गिव अप कर देती हैं और ये एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके ससुराल में उनकी जो ननद है वो भी राइट को गिव अप करके चली जाएंगी अपने ससुराल की तरफ। सो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो लैंड्स हैं वो दो फैमिलीज में नहीं बंटके, वो एक ही फैमिली में रहती हैं, और ताकि उस पर अच्छे से खेती हो सके, ऐसे कुछ लॉजिक्स दिए जाते हैं। बट सिंस टाइम्स हैव चेंज्ड, समय बदल गया है, बहुत सी जो डॉटर्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम करती हैं
पेरेंटल प्रॉपर्टी को, और उसकी वजह से काफ़ी डिस्प्यूट्स होते हैं, वो कोर्ट में चले जाते हैं, यहीं से ही मामले आए हैं। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि 1975 से जब ये यूपीए इस अमेंडमेंट को लेकर आया 2005, जो 1956 वाला जो हिंदुओं का जो कोपार्सनरी राइट से संबंधित जो हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट है, जॉइंट फैमिलीज़ का या हिंदू फैमिलीज़ का प्रॉपर्टी एक्ट है, या इनहेरिटेंस के जो एक्ट हैं, उसमें वो 2005 में संशोधन लेकर आए थे 2005 में। उससे पहले ही राज्य सरकारें इन्होंने अलग अलग उदाहरण दिए। 75 में केरला ने, 89 में तमिलनाडु ने, ऐसे, एंड आई थिंक आंध्रा का भी दिया है। साउदर्न स्टेट्स में, अपनी कंट्री के साउदर्न पार्ट के जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, उन राज्यों में पहले से ही ऐसी व्यवस्था लागू है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ये स्पष्ट कर दे रही है जितने भी गलत व्याख्याएं हैं, अलग अलग तरह की व्याख्याएं हैं, वो अब समाप्त हो गई हैं। इसमें कोई भी किंतु परंतु दूसरी कोई गुंजाइश नहीं है। ये आपका एक पर्टिकुलर जो है इस तरह का आपका इस आर्टिकल की पूरी समरी है। आज के लिए इतना ही। चैनल को समराइज करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इस आर्टिकल में जो जनरल स्टडीज से संबंधित बहुत से चीज़ें हैं। कब ये लेजिस्लेशन पहली बार आया, इसमें फिर अमेंडमेंट कब आया 2005 में, और उसके बाद जो भी स्टोरीज हैं, 2015 में एक रूलिंग आई, उसकी वजह से कन्फ्यूज़न पैदा हुआ। फिर उस रूलिंग के बाद जो लेटेस्ट रूलिंग है, वो रूलिंग क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट की, उससे क्या स्थिति स्पष्ट होती है, ये आप कहीं पे भी अगर आपको लिखना है, समझना है, पढ़ना है, तो इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बड़ा अच्छा आर्टिकल है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। नमस्कारम। जय हिंद।